नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विश्व में भारत की प्रतिष्ठा या भारतीय मूल के लोगों ने प्रतिष्ठा बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 8 वर्षों में से तो संसार में जिस प्रकार से भारतीय लोगों ने या भारत ने जो संसार भर को दिखाया है, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। विश्व के किसी भी कोने में बैठे लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ तक कि विश्व के किसी भी संगठन, चाहे वो यूएनओ हो या कोई और, सभी संगठनों में भारत की बात होनी ही चाहिए। भारत अपना पक्ष रखता है और यहाँ तक कि कुछ संगठनों का तो ये हो गया है या विश्व के बड़े लीडर्स ये कहते हैं एक बार भारत के प्रधानमंत्री से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब भारत के लोगों का आत्मबल बढ़ता है, जब भारत के लोगों का विश्व पर विश्वास बढ़ता है, तो पूरे विश्व में उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और व्यवस्था होती है, लोग उन पर विश्वास करना शुरू करते हैं। उसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन ये है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ उनको सब्जेक्ट देते समय किसी ने कहा अ मॉन्क फ्रॉम ए अननोन कंट्री, अ अननोन मॉन्क फ्रॉम ए इंपीरियल कंट्री, यानी कि एक गुलाम देश का है। तो क्या फायदा है, गुलाम देश के लोग हो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम कितने बड़े बुद्धिजीवी हो। ये एक बात सामने आई थी। इसलिए जब भी कभी बात होती थी गुलामी के समय पर, तो बात यहीं से शुरू होती थी कि हाँ, बुद्धिजीवी तो है, काबिल भी है, लेकिन गुलाम देश का है, अपने देश को ही स्वतंत्र नहीं करवा सकता, इसकी क्या वैल्यू है। ये इलस्ट्रेशन है उन सभी भारतीयों के लिए जिनको लगता है कि देश का मान बढ़ने से मेरा क्या। संसार के किसी भी कोने में भारतीय मूल के लोग कुछ भी करें तो उनका क्या। ये सामान्य सी बात लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका क्या नहीं, उनका बहुत कुछ। सम्मान बढ़ता है और किसी बाप के बेटे ने कोई तरक्की की तो बाप को क्या, सम्मान बढ़ता है और वो खुशी महसूस करता है। किसी टीचर के स्टूडेंट ने कोई सफलता प्राप्त की तो टीचर का क्या, खुशी मिलती है। इसलिए इस तरह के विषय जब संसार में आते हैं तो खुशी मिलती है। ऋषि सुनक के विषय में हम सब ने खूब देखा। ऋषि सुनक इसलिए और चर्चा में रहे क्योंकि उनकी बेटी नारायण मूर्ति की बेटी उनकी श्रीमती जी नारायण मूर्ति की बेटी हैं और यूरोप में धनाढ्य वर्ग में आते हैं क्योंकि इन्फोसिस की उत्तराधिकारी होने के नाते उनकी बेटी के पास बहुत कुछ है। तो ऋषि सुनक का उठापटक भारत में खूब चला। ब्रिटेन का ही एक समविचार देश, 1921 तक वो एक था। 1921 में वो लगभग 5/6 हिस्सा बाहर निकालकर, पहले ब्रिटेन का नाम हुआ करता था, आज भी है खैर, यूनाइटेड किंगडम्स एंड आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड में से एक आयरलैंड का एक हिस्सा, 1/6 हिस्सा आज की तारीख में ब्रिटेन के पास है, लेकिन 5/6 हिस्सा अलग है जो एक स्वतंत्र देश है। आयरलैंड का योगदान भारत में रहा ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एनी बेसेंट आयरिश मूल की थी और एनी बेसेंट भारत में, जनरल कॉट या उनके उत्तराधिकारी एनी बेसेंट भारत में आई इसलिए थी कि कैसे वो भारत में भारत के आंदोलन को बढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि उनको भारतीयों के साथ बड़ी मोहब्बत हो गई थी या सिंपैथी हो गई थी, इसलिए नहीं। वो इसलिए यहां पर आई थी क्योंकि आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग होने का आंदोलन चल रहा था कि वो स्वतंत्र होगा। तो समझ में उस समय आयरलैंड के लोगों को ये आता था कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी देश को अगर ब्रिटेन से मुक्ति चाहिए तो ब्रिटेन को भारत में कमजोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत ही असली शक्ति है। जो ब्रिटेन के पास शक्ति है, जो ब्रिटेन के पास मैन पावर है, जो ब्रिटेन के पास फौजें हैं, जो ब्रिटेन के पास धन संग्रह है, वो सब कुछ केंद्र भारत है। इसलिए अगर ब्रिटेन भारत में कमजोर हो जाता है तो फिर विश्व का कोई भी कंट्री ये विचार कर सकता है कि वो स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए आयरलैंड, चूंकि आयरलैंड में जो लोग रहते हैं और ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटेन का मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं पूरे में, वो विचार एक ही है, एक ही प्रकार की परिस्थितियां, लेकिन स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। तो एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में आई थी, जनरल कॉट लेकर आए थे मद्रास में। वो आए इसलिए थी कि भारत में
अगर ब्रिटेन कमजोर होगा, अगर यूनाइटेड किंगडम कमजोर होगा, तो फिर आयरलैंड की स्वतंत्रता हो सकती है। इसीलिए 1905 का जब आंदोलन हुआ तो एनी बेसेंट ने बढ़ चढ़कर यहां हिस्सा लिया, और ये जो भारत में स्वदेशी एजुकेशन की वो अलग जगाने वाली, उसमें वो भी शामिल थी। इसलिए जो होम रूल लीग बनाया, होम रूल लीग एक तो एनी बेसेंट ने बनाया था जो दक्षिण में चलता था, और दूसरा होम रूल लीग भी बना था जो कि तिलक ने बनाया था, जो इस तरह चलता था। लेकिन आंदोलन तो उत्तर प्रदेश और बिहार की भूमि पर चल रहा था, और उत्तर प्रदेश में जो स्वदेशी की अलग जगी, उसी का परिणाम है कि काशी विद्यापीठ या जितनी विद्यापीठें हिंदुस्तान में उस समय बनाई गई, वो सब एनी बेसेंट उसमें प्रमुख भूमिका में थी। तो एनी बेसेंट चूंकि आयरिश लेडी थी, इसलिए आयरलैंड का भारत की स्वतंत्रता और आयरलैंड की स्वतंत्रता दोनों का आपस में बहुत अच्छा संपर्क है, दोनों का बहुत अच्छा आपस में लिंक है। आयरलैंड में 2017 में भारतीय मूल के एक प्रधानमंत्री हो गए। हालांकि चुनाव 2020 का हुआ तो वो हार गए, लेकिन फिर से वो प्रधानमंत्री की रेस में आ चुके हैं और उनका समझौता हो गया है। हालांकि मैं अगर केवल आयरलैंड की बात करूं तो उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी भारतीय मूल के संसार में बहुत सारे कंट्रियों में लोग हैं। हालांकि खाली हम केवल यूरोप की बात करें तो यूरोप की बात में एंटोनियो कोस्टा, ये गोवन पुर्तगीज मूल के हैं, यानी कि भारत के गोवा में पुर्तगीज, चूंकि पुर्तगाल का कब्जा हुआ करता था तो ये इस मूल से हैं। अब वो अगर हम ये कहें ये पुर्तगीज हैं तो कोई गलत बात नहीं, तो आधे पुर्तगीज आधे भारतीय इनको कहा जाता है। वो इस समय पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, और जो सेक्रेटरी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके उत्तराधिकारी के रूप में वो आए, क्योंकि वो उनसे पहले वहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके अलावा बहुत सारे लोग संसार के बहुत सारे कोनों में भारतीय मूल के हैं, जिनके नाम मैं एक सुर में आपको बताऊं। ये प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस, एंड्रू होलमैन जमाइका के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारतीय 5 लोग हैं, जिनमें मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह, हलीमा याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति, चांद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति, इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, बावेल राम कलावन सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। ये भारतीय मूल के लोग हैं। लेकिन चर्चा इसलिए ज्यादा होती कि ऋषि सुनक रिसेंटली, उनके फादर जो हैं वो पंजाबी मूल के थे, और जब हम बात करते हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री की, बराडकर साहब की, तो बराडकर के पिता भी यहां से 1960-61 में गए थे आयरलैंड में, और वहां जाकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर उनका वहां विवाह हो गया। विवाह होने के बाद ये पैदा हुए, ये धीरे से पॉलिटिक्स में आए। इनका नाम पूरा है लियो बराडकर। लियो बराडकर के पिता भारतीय मूल के हैं, उनकी मां भी भारतीय मूल की है। तो पिता भारतीय मूल के हैं, लेकिन उन्होंने विवाह वहां पर जाकर कर लिया। तो इनका जब ये पैदा हुए तो इनका नाम लियो बराडकर पड़ा। बराडकर महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित जाति होती है, जो आप उसको उस श्रेणी में रख सकते हैं। अंबेडकर हैं, तेंदुलकर हैं, या आप अजरेकर हैं, ऐसे बहुत सारे कर जिनके पीछे लगा होता है, वो उच्च कोटि के लोग, मतलब उच्च जाति के लोग माने जाते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर अंबेडकर को एक मास्टर साहब उनके थे अंबेडकर, उन्होंने अपना सरनेम उनको दे दिया था डॉक्टर अंबेडकर को, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनका सरनेम लेकर आगे अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाई। ये 2000, जैसे मैंने कहा 2017 में पहली बार ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। 2020 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद 3 प्रमुख दलों के गठबंधन से वहां सरकार बनी, और उस गठबंधन के बाद अब 2022 में वो गठबंधन ने तय किया है कि इनको प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ दिलवाई जाएगी, ये चला सकते हैं। इनके पिता जो हैं वो डॉक्टर थे, आयरलैंड चले गए थे, और माँ जो है इनकी आयरिश महिला है, नर्स थी। आगे इन्होंने भी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद इन्होंने 2007 में चुनाव की परिस्थिति में आए,
और 2017 में यानी कि 10 वर्ष में ही ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। ये भारत के लिए खुशी की बात है कि भारतीय मूल के लोग इन परिस्थितियों में हैं कि उन पर विश्व जो है वो किसी न किसी तरह से विश्वास कर सकता है। और ये परिस्थितियां मूलतः ज़्यादातर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जैसे ऋषि सुनक की बात करते हैं हम, या फिर आयरलैंड के बात करते हैं, तो ये लोग मोदी जी के आने के बाद इनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का हाथ उसमें है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें बदलवा रही, लेकिन लोगों का विश्वास, उन देशों का विश्वास भारतीय मूल के लोगों पर बढ़ता है। इससे अपने को अति प्रसन्नता होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।